बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा। एफबीआर की मेन वेबसाइट से आपने आईरस पर क्लिक करना है। जब आप आईरस में आएंगे तो आपने लॉगिन कर लेना है। ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान जो है ना, उनके लिए एक स्पेशल फॉर्म दिया हुआ है। अब चाहे आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, चाहे ऑनवर्ड आप फाइल जो नॉर्मल करते हो, हर साल करते हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल साबित होगी। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी, और अगर वैसे कर रहे हो तो भी। अच्छा, अब इसमें आपने ये देखना है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये फॉर्म आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है अगर पाकिस्तान में आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, ठीक है, कोई आपने ऐसी प्रॉपर्टी सेल नहीं की जिस पे आपको प्रॉफिट हुआ हो, और ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में नहीं है आपका, ना कोई रेंटल इनकम आती है, मतलब कि पाकिस्तान में आप 5 रुपए भी नहीं कमा रहे, तो ये फॉर्म आपने सेलेक्ट करना है। इसको चेक कैसे करना है कि पाकिस्तान में आपकी कोई इनकम है या नहीं है? अक्सर लोग गलती करते हैं। बाज़ दफ़ा आप सोचते हो कि आपका कोई सेविंग अकाउंट नहीं है। नॉर्मली जो पाकिस्तान में आपका जो अकाउंट चल रहा होता है वो सेविंग होता है, तो उसमें चाहे आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट इनकम आ रही हो तो फिर आप ये वाला फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसको चेक करने के लिए आप मालूमात में आए और यहाँ पे एसेट एंड एक्सपेंसेस पे क्लिक करें। इस पे मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो भी अपलोड की थी। इसमें ना आपने देखना ये है विद होल्डिंग में। अब विद होल्डिंग पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो अगर आपके बैंक में आपका कोई टैक्स कटा है, आप मतलब प्रॉफिट ले रहे हो, तो यहाँ पे वो टैक्स आ रहा होगा। तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आपकी इनकम है, तो आपने ये नॉन रेजिडेंट वाला फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी इनकम होगी तो कौन सा फॉर्म आपने कैसे करना है। सिर्फ यहाँ से अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, उसका टैक्स अगर आपने लेना है तो वो यहाँ से ले सकते हो। उसके लिए आपको मतलब फॉर्म को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई इनकम नहीं होगी, वो एडवांस टैक्स होगा। तो मैंने आपको समझा दिया है। आपने इस फॉर्म पे वर्किंग करने से पहले जो है, ये जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है वो ईयर लिखना है। मैं 2023 से कर रहा हूँ, 23 लिखता हूँ। 22 की आपने करनी है तो 22 लिख लें, इसको सिलेक्ट कर लें। अब अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया ड्यूरिंग द पीरियड, तो फिर उस पर जो भी आपने टैक्स पे किया है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने 1 लाख टैक्स पे किया था प्रॉपर्टी परचेज करते हुए इस साल 2023 में, तो वो यहाँ पे लिख देंगे आप। इसके अलावा अगर आपका कोई और बैंक में टैक्स कटा है, ठीक है, स्टेटमेंट में आ रहा है, या आपने एफबीआर मालूमात से चेक किया, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर एफबीआर मालूमात पे आपका कोई टैक्स आ रहा है जो कि आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कट रहा है, बैंक में कोई सेविंग अकाउंट है, चाहे उस पर 2 रुपये भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने ये वाला फॉर्म सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें उन्होंने स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जिसकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है नॉन रेजिडेंट की, वो ये फॉर्म फिल करेगा। अच्छा, इसमें अगर आपके पाकिस्तान में जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं उन पे जो आपका टैक्स कट रहा है वो भी क्लेम कर सकते हो। जैसे ये प्रीपेड है, तो यहाँ पे आप अपना नंबर लिखें मोबाइल का, ठीक है, जो भी नेटवर्क है वो लिखें, और आप अपने इसकी मोबाइल की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे साल का सर्टिफिकेट मंगवा सकते हो कि हमें जुलाई 22 से जून 30 तक का सर्टिफिकेट दे दें, ठीक है, जुलाई 21 से 30 जून 2022 तक जिस साल की भी रिटर्न फाइल कर रहे हो उस साल का सर्टिफिकेट आप उनसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मोबाइल पे भी हमारा 1500 टैक्स कटा हुआ, ठीक है, जितनी सिम्स हैं आप ऐड कर सकते हो वन बाय, कोई इशू नहीं इसमें। इसी तरह घर में अगर आपने अपनी फैमिली को इंटरनेट कनेक्शन लगवा के दिया हुआ, उस पर कोई टैक्स कट रहा है तो वो भी क्लेम कर सकते हो। ये जो टैक्सेस आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आपने अगर गाड़ी कोई परचेज की है, ट्रांसफ़र किया ड्यूरिंग द पीरियड, उसके ऊपर अगर आपने कोई टैक्स पे किया वो भी क्लेम कर सकते हो। सिर्फ विद होल्डिंग या इनकम टैक्स आपने क्लेम करना है। यहाँ पे आपने कार का जो है वो नंबर लिखना है, ठीक है, जो भी मॉडल है वो लिखना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको जस्ट पता लग जाए। ये प्लस पे क्लिक करके आप अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, अगर इस साल कोई आपने टोकन टैक्स पे किया है जिसमें इनकम टैक्स था, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने 15,000 क्लेम किया, तो ये आपने सिर्फ टैक्सेस अपने क्लेम करने हैं यहाँ पे। ओके, अब आपकी कोई पाकिस्तान में इनकम नहीं है, ठीक है, आपने एक सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज की है और इनकम कोई नहीं है, तो फिर आपने अब वेल्थ एक्सपेंसेस में आ जाना। अब पूरे साल के आपने जो एक्सपेंसेस हैं घर के, आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने आपको पता ही होगा ना कि मंथली हमारा जो एक्सपेंस है वो 1 लाख होता है, 50,000 होता है, तो उसके मुताबिक आप एक लमसम फिगर डाल सकते हो। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ये ज़्यादा बढ़ा के ना लिखें, एक्सपेंस को जितना कम कर सकते हैं उतना कम ही रखें, और ज़्यादा जो पैसे हैं वो अपने कैश में जमा करते रहें, ठीक है। अब आपने आना है रिकन्सिलेशन में।
रिकन्सिलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ होती है वो होती है फॉरेन रिमिटेंस। अब फॉरेन रिमिटेंस जो होती है ना, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ और इस पे बाज़ बाज़ दफ़ा नोटिसेज आते हैं, तो हमारे क्लाइंट्स जब हमें बताते हैं तो फिर वो चीज़ में पता लगती है या कोई व्यूवर डिस्कस करता है। फॉरेन रिमिटेंस फ्रेंड्स वो होगी जो डायरेक्टली बाहर से आपने अपने बैंक अकाउंट में भेजी है। इसके अलावा लोकल अगर आपने कोई ट्रांसफ़र की है, जैसे बाहर किसी को पैसों की ज़रूरत थी, आपने उसको बाहर पेमेंट कर दी और उस बंदे ने अपने लोकल अकाउंट से आपको ट्रांसफ़र कर दी, तो अब आप ये समझ रहे हो कि ये क्योंकि मेरी रिमिटेंस है, मुझे बाहर वाले बंदे ने भेजी है, हालांकि वो उसने लोकल अकाउंट से ट्रांसफ़र की होती है, तो वो रिमिटेंस नहीं होती। अगर आप उसको रिमिटेंस में लोगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, जब नोटिस आएगा तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। इसी तरह आपका जो आरडीए अकाउंट होता है, अब आरडीए जो अकाउंट है रोशन डिजिटल अकाउंट, इसमें जस्ट आपके बाहर से पैसे आते हैं, तो उसमें जो भी क्रेडिट है वो सारी आपकी रिमिटेंस है। तो कोशिश करें अपनी जो रिमिटेंस आपने डिक्लेयर करनी है वो आपके बैंक से टोटली 100% वेरीफाइड हो, बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हो, और कोशिश करें अगर आप साल के एंड पे उसका एक सर्टिफिकेट बनवा सकें रिमिटेंस का अपने बैंकर से कि जी मुझे पूरे साल का एक सर्टिफिकेट बना के दे दें कि मेरी इतनी रिमिटेंस आई है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि जब नोटिस आता है ना, तो फिर वो एफबीआर वाले बाज़ दफ़ा इतने शरीफ आदमी हैं, वो स्टेटमेंट को भी नहीं मानते, वो कहते हैं जी हम एक पेज का सर्टिफिकेट बनवा के दें, और बैंक वाले जो हैं वो फिर सर्टिफिकेट बनाने में 1.5-2 महीने वेस्ट कर देते हैं। तो बेटर है कि अगर आप टाइमली बनवा के रख लें तो इसमें आपका टाइम सेव होगा और आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रिमिटेंस हम कहते हैं जी पूरे साल में हमने 8 मिलियन की है, ठीक है। अब इसके अलावा अब आप अपने एसेट्स में आ जाए। अब ये फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो या वैसे फाइल कर रहे हो, आप सबके लिए है। अब जो भी प्रॉपर्टी इस साल आपने परचेज की है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें, अगर कमर्शियल है रेजिडेंशियल है, ठीक है, उसका एड्रेस दें, ठीक है, उसका एरिया कितना है वो बताएं, एड्रेस में उसका बताएं किस सिटी में है, किस चक में है, जहाँ पे भी है, घर है, प्लॉट है, कुछ भी है वो यहाँ पे आप बता सकते हो, लिख सकते हो। इसको ओके करें, यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है आपने वो लेनी है जिसका आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसका कागज़ आपके पास है। आपने ये नहीं करना कि रजिस्ट्री वैल्यू ले लें, कल को एफबीआर पूछेगा जी आपने इतने की प्रॉपर्टी ली है, इसको जस्टिफाई करें, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैंने इतने पे टैक्स पे किया था। रजिस्ट्री वैल्यू और डीसी वैल्यू सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए होती है। यहाँ पे वो वैल्यू लिखनी है जो एग्रीमेंट में एक स्टाम्प पेपर पे आपके पास मौजूद है, ताकि हम उसकी कॉपी एफबीआर को प्रोवाइड कर सकें एज ऑन हिज डिमांड, जब वो डिमांड करे तब, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्री वैल्यू लिखी और आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है जो एग्रीमेंट है ना उसकी वैल्यू लिखें। अगर तो एग्रीमेंट डीसी वैल्यू पे करवाया है तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं, आप वो वैल्यू लिखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 5 मिलियन की हमने प्रॉपर्टी ली थी और इसका एग्रीमेंट भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड हमने एक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन की थी, ये प्लॉट था, हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की, हम करते अगर कंस्ट्रक्शन किए तो इसकी वैल्यू बढ़ा दें। ये पहले 15 लाख का प्लॉट था, हम कहते हैं जी अब ये 3 मिलियन का हो गया, हमने इस पर 15 लाख की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है, ओके। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो यहाँ से प्लस पे क्लिक करके प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो आप, जैसे मैंने नीचे की। इसके अलावा अगर आपको ड्यूरिंग द पीरियड कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है तो उसका आपने ये करना है, आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, एड्रेस आएगा, उसका एरिया जितना भी है वो आएगा, और ब्रैकेट में आपने ना यहाँ पे इनहेरिटेड लाजमी लिख देना है कि ये इनहेरिटेड आ रही है। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है ना जिस वक्त ये ट्रांसफर हुई है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसकी मार्केट वैल्यू 6 मिलियन की थी, तो 6 मिलियन यहाँ पे लिखना है आपने, इसको कैलकुलेट करना है। और रिकन्सिलेशन में भी आपने इनहेरिटेंस में आके यहाँ पे 6 मिलियन लिखना है, वरना ये आपकी जो बैलेंस शीट है ना ये बैलेंस नहीं होगी, वेल्थ स्टेटमेंट आपकी अनरिकनसाइल्ड रह जाएगी, ठीक है। इनहेरिटेंस की एंट्री भी मैंने आपको बता दी है, प्रॉपर्टी परचेज की भी बता दी है, कंस्ट्रक्शन की भी बता दी है। उसके बाद जो भी पाकिस्तान में आपके बैंक अकाउंट हैं वो यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिखने हैं, बैंक का नाम लिखना है, सिंपल से, इसमें कुछ नहीं करना आपने, और यहाँ पे आपने उसका जो बैलेंस है वो ऐड कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसका 30 जून का बैलेंस था, 30 जून 2023 का जो बैलेंस था वो आपने ऐड कर देना है। अब अगर तो आप फर्स्ट टाइम फाइल कर, और इसके अलावा ये आपने घर की चीज़ों की वैल्यू भी लिख दें, जो भी है घर में, कपड़े, इसके अलावा फर्नीचर, ये एक वैल्यू हमने, ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी अब वैल्यू टोटल करने बैठ जाएं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो आप। यहाँ पे गोल्ड ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके जितना गोल्ड है उसकी मार्केट वैल्यू जिस वक्त आप ऐड करोगे वो लिख सकते हो, लेकिन आप इसको हर साल इंक्रीज नहीं करना आपने।
मतलब आप ये ना करें कि आपने गोल्ड लिया था 8 लाख का, ठीक है, अब वो हो गया 16 लाख का, तो आप हर साल इंक्रीज़ करें उसको। ऐसा नहीं करना, बस आपने अगर ऐड करना है तो ऐड कर दें। अगर ड्यूरिंग द पीरियड कोई गोल्ड बाय किया है तो उसको यहाँ पे ऐड कर दें। अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश जितना इन हैंड आपके पास है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके यहाँ पे ज़रूर पहले ही लिख दें, ठीक है। उसके बाद आप रिकन्सिलेशन में आएँ। जब आप रिकन्सिलेशन में आएंगे, अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये आपकी पॉजिटिव में आ रही होगी, जो कि अब नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव में होगी पहली दफ़ा। आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, तो ये आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप पहली दफ़ा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछली भी रिटर्नें फाइल की हैं, तो फिर आपने करना ये है कि यहाँ पे कैश को ज़ीरो कर देना है। आपने पहले एक दफ़ा कैलकुलेट कर देना है अपनी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, रिकन्सिलेशन पे आना है। रिकन्सिलेशन पे आके आपने ये जो माइनस में फिगर आ रही होगी इसको कॉपी करके आपने कैश में पेस्ट कर देना है। इसको कैश में पेस्ट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर तो आपकी पिछली रिटर्न भी फाइल है, ठीक है, और इस दफ़ा आपने जो फाइल की और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो प्रोसेस में बता रहा हूँ ये पॉजिटिव में आ रही है, तो इसका मतलब है आपसे कोई गलती हो रही है। पॉजिटिव में ये अमाउंट नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिव में आनी चाहिए। नेगेटिव अमाउंट को आप कैश में जमा करके लिख सकते हो। कैश में जमा नहीं करना तो आप अपने एक्सपेंसेस को उतनी नेगेटिव अमाउंट से जमा करके बढ़ा देंगे, तो ये जो आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे आ रही है ये ज़ीरो हो जाएगी, तो आपकी जो रिटर्न है वो फाइनल हो जाएगी। आपने इसको वेरीफाई करना है, जो आपका पिन कोड है 4 डिजिट का, और इसको सबमिट कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।